नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है द्वितीय, जो कि भाषा विकास को लेकर है। और इस द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है हमारे समक्ष शिक्षक के लिए भाषाई दक्षता। साथियों, शिक्षक के लिए, एक भाषा के शिक्षक के लिए उसमें किस प्रकार की भाषाई दक्षता का होना, योग्यता का होना आवश्यक है। तो साथियों, हम भाषा शिक्षक में ऐसे कौन कौन से सामान्य गुणों का होना आवश्यक है को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की वीडियो व्याख्यानों में भी हमने 10 तक बिंदुओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब साथियों, शेष रहे बिंदुओं का हम चर्चा इस प्रकरण के माध्यम से करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। 11वें नंबर का जो बिंदु है साथियों, भाषा में पर्याप्त रुचि। साथियों, भाषा में पर्याप्त रुचि को लेकर कि भाषा में पर्याप्त रुचि किस प्रकार से होनी चाहिए। भाषा की साथियों, अध्यापक की भाषा की उत्पत्ति को लेकर कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है हमारी भाषा की, और किस प्रकार भाषा अपने कालक्रमों के अनुसार, एक कालखंड के अनुसार आगे बढ़ती है। तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में, भाषा की प्रकृति के बारे में कि हमारी भाषा की प्रकृति किस प्रकार की है, तो उस भाषा की प्रकृति के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रमुख भाषा परिवार, हमारा प्रमुख भाषा परिवार हैं, जैसे बहुरूपीय परिवार, भारत और यूरोप भाषा परिवारों से कौन कौन सी भाषा निकलकर सामने आई हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी वहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद में है भाषा विकास। भाषा विकास किस प्रकार से हुआ है। जैसे कहते हैं कि 4 कोस पर वाणी बदले 8 कोस पर पानी। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। जैसे हम 8 कोस जाते हैं वहाँ की वाणी में मतलब परिवर्तन आ जाता है। जैसे 8 कोस चलते हैं तो हमारा, जैसे गुजरात की बोली आ जाती हैं, 8 कोस चलेंगे तो राजस्थानी भाषा चलेगी, और 8 कोस चलेंगे तो बागड़ी बोली, मेवाती बोली, राजस्थानी बोली, मारवाड़ी बोली, समस्त प्रकार की बोलियाँ यहाँ पर इस राज्य विशेष में मिल जाती है, हमको इस प्रदेश विशेष में मिल जाती हैं। तो भाषा के रूप, अब भाषा के रूप कितने हैं। भाषा के रूप है जैसे कि यहाँ पर भाषा के वैसे तो 2 ही रूप मुख्य होते हैं, एक तो लिखित और मौखिक। तो उसमें कितने रूप भाषा के दिए गए हैं, उन रूपों में किस प्रकार के सांकेतिक बातें भी दी गई हैं। उसके बाद में भाषा की विशेषताएं, हम जिस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं उस भाषा की विशेषताएं ऐसी कौन कौन सी हैं, कि उस भाषा की मुख्य विशेषताएं किस प्रकार की हैं, उसके बारे में भी जो उस भाषा अध्यापक को जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद में भाषा सीखने के सिद्धांतों कि भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे कि सरलता से कठिन की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, जटिलता से सामान्य की ओर। तो इस तरह की जो भाषा अर्जन के या भाषा सीखने के सिद्धांत हैं उनकी जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। तभी वो भाषा का प्रयोग अपने विद्यार्थियों पर सही तरीके से और बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों से कर पाएगा, तो ताकि बालकों का भाषाई विकास एक उचित प्रकार से हो सके। उसके बाद है मनोविज्ञान की जानकारी। भाषा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को किस प्रकार से या किस प्रकार के बालकों पर और किस परिस्थितियों में उन पर क्रियान्वित किया जाए, इसकी जानकारी एक मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्यापक को होनी चाहिए साथियों। उसके बाद अगला जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है 12वां, शोधवर्ती की भावना। साथियों, शोध एक रिसर्च की बात चलती है, शोध की बात चलती है, तो एक शोधवर्ती की एक भावना शिक्षक को होनी चाहिए। क्योंकि जब शिक्षक स्वयं शोधकर्ता की तरह व्यवहार करेगा तो वो अपने अनुभवों को सार्थकता प्रदान कर पाएगा। कि उस शोध करने के प्रकार में एक शोध प्रकृति का होना चाहिए, एक खोजकर्ता होना चाहिए कि जब भाषा विकास में प्राचीन काल से लेकर जुड़ी, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आए, कौन कौन से कवियों ने किस प्रकार की भाषा को लिखा, या उसमें अनेक प्रकार की, जैसे जैसे अभी हम मानक भाषा जिसको मानते हैं वो खड़ी बोली को मानते हैं, तो खड़ी बोली से पूर्व भाषा हिंदी का विकास किस प्रकार से था, उससे भी पूर्व अवट में या अपभ्रंश काल में, प्राकृत काल में, या फिर यूँ कहें कि हम ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व किस प्रकार की भाषा हमारे
भारतवर्ष में प्रचलित थी, तो इस बात की जानकारी एक शोधकर्ता की तरह होनी चाहिए। और जब वो शोध करेगा तो उस निश्चित रूप से उसके अनुभव वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, और वो अपने अनुभव की अभिव्यक्ति अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने जो पाठक हैं उनके प्रति वो निश्चित रूप से कर पाएगा। उसके बाद है, और शोधवृत्ति बनाने के लिए उसे शोधवृत्ति इसलिए बनाना जरूरी है, शोधवृत्ति इसलिए रखनी जरूरी है ताकि उसके अनुभवों को सार्थकता मिल सके और साथ में समाज को एक नवीन दृष्टिकोण दे सके। क्योंकि जब उसके खुद के अपने प्रत्यक्ष अनुभव होंगे तो निश्चित रूप से वो समाज को, अपने विद्यार्थियों को, अपने पाठकों को एक नवीन दृष्टिकोण, एक नवीन दिशा और दशा दोनों ही देने में एक कामयाब हो सकेगा, और एक वो सफल शिक्षक की श्रेणी में एक परिगणित होगा। अन्यथा सामान्य केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करने का कार्य तो सभी अध्यापक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेष बातें होना अत्यंत आवश्यक है। तभी वो एक शोधकर्ता, एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा आचार्य, एक व्याख्याकार कहलाएगा, एक व्याख्याता कहलाएगा। उसके बाद अगला बिंदु है साथियों 13वां, साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान। साथियों, एक कुशल अध्यापक को साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि एक तो साहित्य का स्वरूप अभी कैसा है, वर्तमान काल में किस प्रकार का है, मध्यकाल में कैसा था, और प्राचीन काल में कैसा था, या फिर वैदिक काल में कैसा था, तो उन सभी काल विभाजन के अनुसार साहित्य के स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए। उसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन किस प्रकार से आए, उसमें युगीन प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से परिवर्तित होती चली गई हैं, या फिर यूँ कहें कि उस समय विधाओं का स्वरूप कैसा था और वर्तमान में विधाएं का स्वरूप क्या है, और किन किन विधाओं पर कवियों ने अपनी लेखनी को चलाया है, या कवियों का जो पसंदीदा एक विधा कौन सी है, और प्रत्येक विधा के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है विधाओं के तत्व के, किस विधा के कौन से तत्व हैं, जैसे नाटक के तत्व कौन से हैं, एकांकी के तत्व कौन से हैं, निबंध के तत्व कौन से हैं, यूँ कहें कि हम संस्मरण के तत्व कौन से हैं, कहानी के कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के जो लेख लिखते हैं उनके तत्व कौन कौन से हैं, या कविता के तत्व कौन से हैं, गद्य या पद्य के तत्व कौन से हैं। तो इन तत्वों के बारे में जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। उसके बाद में साथियों उनके विकास मतलब साहित्यिक विधाओं का विकास किस प्रकार से होता गया है। जैसे कि प्रेमचंद से पहले नाटक कैसे लिखे गए थे, प्रेमचंद से पूर्व नाटकों का जो लेखन कार्य था वो किस प्रकार से था, उसके बाद प्रेमचंद कालीन नाटक किस प्रकार से लिखे गए थे, जैसे यथार्थवादिता को लेकर हैं, उनसे पूर्व जैसे कि ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, और उसके बाद प्रेमचंद के बाद का जो युग आता है उसमें नाटकों की एक दृष्टि किस प्रकार से रहती है। तो इस प्रकार से हमें उसकी स्वरूप एवं उसके विकास की जानकारी होनी चाहिए। साहित्य एवं भाषा की सर्जन की नवीन विधाओं का ज्ञान। साथियों, वर्तमान में जैसे भाषा और साहित्य के सर्जन की जो नवीन विधाएं अभी जो निकल कर सामने आई हैं, जैसे कि दलित साहित्य है अभी वर्तमान में चल रहा है हिंदी में, या फिर हम महिलाओं के उत्पीड़न पर, या महिलाओं की जो सामाजिक दृष्टि जो उस समय स्थिति थी, उन स्थिति के बारे में लेकर आज तक की स्थिति के बारे में जैसे हम लेख लिखते हैं, तो वो भी एक नवीन दृष्टिकोण या नवीन विधि हमारे सामने आती है। क्योंकि ये वर्तमान में जो चाल चलन में है साहित्य की, एक वर्तमान में जो चल रहा है उसके अंतर्गत आता है। तो अध्यापक को इन सभी नवीन जानकारियों से ओतप्रोत रहना चाहिए, तभी वो अपने विद्यार्थियों में, अपने पाठकों में एक साहित्य की स्वरूप का सही विकास कर पाएगा। अन्यथा जब खुद ही मतलब उसमें रुचि नहीं लेगा, खुद ही मतलब उसमें इन बातों का इसकी जानकारी नहीं रहेगा, तो वो अपने पाठकों या विद्यार्थियों में कभी भी साहित्य के प्रति एक रुचि पैदा नहीं कर सकता, उन्हें कभी प्रेरित नहीं कर सकता। अगला जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है साथियों, वह बिंदु है मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान। मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान। अब मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान, एक तो मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान में साथियों हैं पारंपरिक विधि, मूल्यांकन की पारंपरिक विधियों का ज्ञान, मूल्यांकन की नवीन विधियों का ज्ञान। तो मूल्यांकन की पारंपरिक और नवीन दोनों प्रकार की विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है उसे। तो मूल्यांकन की विधियों की जानकारी भी होनी चाहिए कि मूल्यांकन विधियां कौन कौन सी हैं, उनको किस प्रकार से हम प्रयोग ला सकते हैं, उनकी प्रवर्तक कौन है, या फिर उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है
कि मूल्यांकन की विधियाँ किस स्तर के आयु वर्ग के बालकों के लिए इनको क्रियान्वित किया जाए। हम प्रत्येक क्या एक ही विधि सभी बालकों के लिए हम क्रियान्वित करें तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकार से या फिर एक ज्ञान की दृष्टि से किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। प्रत्येक आयु वर्ग के प्रत्येक समूह विशेष के या अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रत्येक विधि का जो प्रवर्तक अलग अलग है उन विधियों को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए और किन परिस्थितियों में क्रियान्वित किए जाए तो उस स्तर के बारे में स्तरानुकूल विधियों की जानकारी उस अध्यापक को होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब अध्यापक विभिन्न विधियों की जानकारी अपने अंदर समाहित करेगा तो निश्चित रूप से उसका शिक्षण प्रभावी होगा। वे अध्यापक एक सफल अध्यापक की श्रेणी में मतलब गिना जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे शेष रही बातों के बारे में, शेष रहे बिंदुओं को लेकर हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।